हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आप सभी डियर स्टूडेंट पता है कि आप लोग को रेगुलर क्लास चल रहा है। हर एक दिन प्रतिदिन अलग अलग सब्जेक्ट का चलता है ताकि आप लोग का सभी सब्जेक्ट एक साथ में क्लियर हो जाए, सभी सब्जेक्ट का एक साथ जो है सभी चीज़ का जो है कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे में आप लोग को मैं यही कहूँगा कि आप ऐसा ना करें कि आगे पढ़ते जाएँ और पीछे भूलते जाएँ। आप लोग को मैं कितना समय देता हूँ, आधा घंटा का वीडियो होता है। अगर आप आधा घंटा वीडियो देखते हैं और इसके बाद दिन भर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आधा घंटा समय और देकर पीछे वाले का कम से कम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर रिवीजन करते रहना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ का अभ्यास जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभ्यास अगर आप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे तो यह आपके लर्निंग पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो कि आप लोग देखेंगे भी। यहाँ पे लर्निंग क्वेश्चन है, वहाँ पे आप लोग को पढ़ना है कि लर्निंग को कैसे प्रभावी और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो उसमें अभ्यास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, लिख कर। तो इस तरीके से आप भी ये ज़रूर करें कि पीछे वाले चीज़ों को अभ्यास करते रहे, छोड़े नहीं बिल्कुल से, वरना आगे पढ़ते रहेंगे और पीछे लगेगा कि कुछ पढ़े ही नहीं है, भूल जाइएगा सब। तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए बचे हुए समझ में। नहीं पीडीएफ तो कम से कम आप प्ले लिस्ट में जाइए, जो भी सब्जेक्ट का आपको हार्ड लगता हो उसके प्ले लिस्ट में जाइए और अभी तक जितने पढ़ाई हो गए हैं पीछे उसको एक एक बार कम से कम रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज आपके सामने जीएनएम फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 3 से बिहेवियर साइंस का जो है लेकर आए हैं। यह वीडियो नंबर 9वां है। ठीक है, देखिए यूनिट नंबर 3 है। अब प्रश्न हम आज जो लेकर आए हैं वह स्ट्रेस से रिलेटेड है, तनाव से रिलेटेड है। आज हम लोग पढ़ेंगे तनाव क्या होता है, तनाव किन किन माध्यमों से मिलता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं तनाव के प्रकार। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि तनाव पर कैसे काबू पाना है, तनाव पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है। तो यह 3 प्रकार से तनाव का क्वेश्चन अगर पूछेगा लॉन्ग में तो तीनों क्वेश्चन पूछेगा, अगर शॉर्ट में पूछेगा तो सीधे स्ट्रेस के बारे में, तनाव के बारे में बोलेगा। जहां पे आप तनाव क्या होता है, तनाव का क्या क्या स्रोत है, इसको लिख देंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे पहला देखते हैं तनाव और उसके सोर्सेज के बारे में। देखिए तनाव क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति, अभी हम लोग इसके तनाव के बारे में देख रहे हैं, तनाव के अर्थ के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, देखिए जब कोई व्यक्ति जीवन में आने वाली महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है तब वह तनाव या चिंता में रहने लग जाता है, जो कि एक शारीरिक प्रक्रिया है। किंतु जब इस तनाव या चिंता पर व्यक्ति का नियंत्रण न रहे और बराबर मानसिक अंतर्द्वंद चलता रहे तो यह तनाव व चिंता एक मनोवैज्ञानिक समस्या बन जाता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार व विचार सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक की तरफ बढ़ने लगता है। देखिए तनाव क्या होता है। तो तनाव जो होता है, तनाव नॉर्मली जो है यह एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समस्या है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे व्यक्ति जो है अपने महत्वपूर्ण चीज़ों के लक्ष्य को या काम को करने में असक्षम हो जाते हैं, मीन्स सक्षम नहीं हो पाते हैं, और तब वह व्यक्ति तनाव या चिंता में रहने लगता है, जो कि एक शारीरिक प्रक्रिया है। जाहिर सी बातें है, आप जो भी काम करते हैं और वो काम अगर आपका असफल हो जाता है, काम पूरा नहीं हो पाता है तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आपका दिन बीतने लगता है, चिंता में आप जाने लगते हैं, और जिस भी चीज़ से चिंता हो वह चिंता स्ट्रेस, तनाव का रूप लेता है। ठीक है, तो एक प्रकार से एंजाइटी जो है स्ट्रेस का ही हिस्सा है, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के प्रति जैसे ही एंजाइटी होता है, चिंता होता है तो तनाव जो है बनता ही बनता है। समझ रहे हैं चीज़ को। अब यह जो चीज़ें होता है यह एक शारीरिक जो है प्रक्रिया होता है, यह एक फिजिकली प्रोसेस होता है। कौन? यह हमारा स्ट्रेस। चीज़ों को समझ गए। चलिए अब होता यह है कि अगर हम ये तनाव या चिंता पर नियंत्रण अगर नहीं करते हैं और बराबर मानसिक अंतर्द्वंद हमारा जो है रहता है तो फिर आगे जो है यही तनाव मानसिक समस्या बन जाता है, मनोरोग बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें होता यह है कि व्यक्ति के शारीरिक क्रिया को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति ज़्यादा तनाव चिंता में रहता है उसका देखते होइएगा कि व्यवहार जो है ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ें की तरफ चला जाता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव से ज़्यादा उसका व्यवहार जो है निगेटिव की तरफ ढलने लगता है, और यही जो है व्यक्ति के अंदर क्या पैदा करता है, तनाव को पैदा करता है, चिंता को क्रिएट करता है। तो यही नॉर्मली हमारा तनाव या चिंता हुआ। चीज़ों को समझ गए। चलिए
तो ये लिख दीजिएगा। अब हम लोग तनाव के एग्जैक्ट परिभाषा देखते हैं। देखिए, तनाव एक चिंता उत्पन्न करने वाली अवस्था है। तनाव क्या है? तनाव एक सिचुएशन होता है। जैसे ही व्यक्ति के कोई काम या कोई भी लक्ष्य में असफल होता है तो व्यक्ति स्ट्रेस में जाने लगता है। ठीक है, जैसे ही काम बिगड़ा व्यक्ति स्ट्रेस में जाता है, और जैसे ही व्यक्ति स्ट्रेस में जाता है तो व्यक्ति को चिंता सताने लगता है। ठीक है, और वही अवस्था जो है व्यक्ति को असमंजस जो है गड़बड़ाने लगता है। सामंजस्य क्षमता जो है क्या होता है? गड़बड़ा जाता है, और व्यक्ति अपने जिम्मेदारी व घटना का कारण जो है उनका सामंजस्य क्षमता बन जाता है। मतलब अगर व्यक्ति कोई काम असफल हो गया और उस असफल के कंडीशन में व्यक्ति अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता है, सामंजस्य नहीं बना पाता है अपने सिचुएशन के साथ, मीन्स उसका जो सामंजस्य क्षमता है वह गड़बड़ा गया, और वही जो है व्यक्ति के अंदर चिंता पैदा करता है, और वही चिंता व्यक्ति को स्ट्रेस लाता है। ठीक है, तो यह तनाव की परिभाषा है। क्या परिभाषा है? कि तनाव एक चिंता उत्पन्न करने वाली अवस्था है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के जीवन में उसकी सामंजस्य क्षमताओं से ज़्यादा जिम्मेदारी व घटना का कारण बनती है। मतलब औकात से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का हम जो है ले लेंगे, अगर वो चीज़ हमसे नहीं होता है तो यही कारण हमारा बन जाता है तनाव का। ठीक है, तो यह किसने कहा? रिचर्ड लेजरस ने कहा। रिचर्ड लेजारस ने कहा कि तनाव एक चिंता उत्पन्न करने वाली अवस्था है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के जीवन में सामंजस्य क्षमताओं में ज़्यादा जिम्मेदारी व घटना का कारण बनता है। मतलब हम अपने जीवन में सामंजस्य जो है ज़्यादा जिम्मेदारी व घटना जो है ले लेते हैं अपने ऊपर बोझ, और चाहते हैं कि हम सबसे जो है सामंजस्य स्थापित करके रखें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ाएंगे ही, और यही व्यक्ति के अंदर गड़बड़ाने के बाद चिंता उत्पन्न कर देता है, और यह तनाव का स्थिति होता है। यह किसने कहा? तो यह रिचर्ड लेजरस ने कहा। ठीक है, तो रिचर्ड लेजरस के याद रखिएगा कि तनाव क्या होता है। ठीक है, चलिए, या इसी को अगले भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि तनाव एक मानसिक स्थिति है जिससे व्यक्ति किसी बाह्य या आंतरिक खतरा होने पर महसूस करता है। अगर तनाव एक मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति को ये लगता है कि हमें किसी न किसी बाहरी या आंतरिक जो है चीज़ों से खतरा है, ठीक है, और इस कारण व्यक्ति चिंता में जाता है, और वह चिंता व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करता है। ठीक है, या तनाव शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने का माध्यम है। मतलब हमें क्या आवश्यकता है यह व्यक्ति के तनाव भी बताता है। अगर कोई व्यक्ति तनाव में है तो समझिएगा कि उस व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर तनाव में है। मतलब अगर उसको वो चीज़ें मिल जाए तो वह व्यक्ति तनाव से जो है अलग हो जाएगा, तनाव खत्म हो जाएगा। तो इसलिए तनाव जो है शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया को भी प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। तो इस प्रकार से तनाव का अलग अलग जो है एक रिचर्ड लेजरस ने दिया। उसके बाद और सारे हैं, तो आप लोग को जो भी तनाव के बारे में पता हो वो लिख दीजिएगा आसानी के साथ। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश इसको देख लीजिएगा। समझ गए? अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, तनाव के कितने स्रोत होते हैं, कहाँ कहाँ से तनाव मिलते हैं, मीन्स सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। तनाव के क्या क्या स्रोत होते हैं, किन किन चीज़ों से हमें जो है तनाव मिलता है, हमें चिंता होती है और चिंता वह तनाव बनाता है, किन किन चीज़ों से देख लीजिए। पहला है संकटकारी, ठीक है, कैटास्ट्रोफ फैक्टर। पहला है क्राइसिस फैक्टर, मतलब संकटकालीन, ठीक है। दूसरा है मुख्य जीवन की घटनाएं। कुछ ऐसे घटनाएं होते हैं जो जीवन में घटित होता है जिससे व्यक्ति को तनाव होता है। कुछ ऐसे समस्या होते हैं जो हमेशा डेली होते रहता है और वह सूक्ष्म जो है तनाव कारक होता है, मतलब वह छोटा सा जो है कारण बनता है तनाव के उत्पन्न करने का। दैनिक समस्या जो डेली होने वाला समस्या हो सकता है। नेक्स्ट है परिवेश तनाव कारक। परिवेशक तनाव कारक का मतलब होता है कि आपके आसपास के वातावरण में जो तनाव पैदा करने वाला चीज़ें हैं वही परिवेशक तनाव कारक होते हैं। तो चार याद रखिएगा, पहला संकटकालीन तनाव कारण, ठीक है, दूसरा है मुख्य जीवन के घटनाएं, दैनिक समस्या और परिवेशक तनाव कारक। ये चार ऐसे स्रोत है जहाँ से आपको जो है तनाव या चिंता उत्पन्न हो सकते हैं। चीज़ों को समझ गए? चलिए, पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि संकटकालीन, या इसी को हम लोग प्रलय कारक कहते हैं। संकटकालीन का मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक जो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, जिसकी भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। इन कारकों पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। उदाहरणार्थ प्राकृतिक आपदाएं, दैवीय विपदाएं आदि। अब बहुत सारे व्यक्ति के जीवन में ऐसे घटनाएं होता है जिससे व्यक्ति व्यथित होता है, चिंतित होता है और तनाव में रहता है, जैसे संकटकालीन। अब संकटकालीन अगर किसी
किसी भी चीज़ों से अगर हमें तनाव मिल रहा है तो यह संकटकालीन बता के नहीं आता है। यह इस पर भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा या फिर दैवीय आपदा। ये सब एक ऐसा आपदा होता है और इस सब से जो नुकसान होता है, व्यक्ति का जो तनाव होता है, वही संकटकालीन तनाव होता है जो एक प्रलय कारक वाला होता है और यह रिसोर्सेज क्राइसिस जो है कहलाता है। ठीक है, क्राइसिस स्टेज जो है टाइप का होता है, संकटकालीन कारण वाला होता है। समझ गए? तो ये जो है इसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, न भविष्यवाणी कर सकता है, न कुछ कर सकता है कि जो है इससे क्या होगा नहीं होगा, और यह अचानक होने वाला होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, दूसरा यहाँ पे देखने को मुख्य जीवन की घटनाएं। कुछ ऐसे घटनाएं होते हैं जो जीवन में घटित होते हैं और यह जो है घटनाएं या नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक दोनों टाइप का हो सकता है, जो कभी कभार जीवन में आती रहती है। ये भी तनाव पैदा कर सकता है। उदाहरणार्थ विवाह, जन्म, मरण आदि। ये मुख्य की जीवन के ऐसे ऐसे घटनाएँ होते हैं जो व्यक्ति को तनाव पैदा करता है, जैसे विवाह होना, जन्म, मृत्यु। विवाह होने से भी व्यक्ति को तनाव में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मुख्य जीवन की घटनाएं सिर्फ नकारात्मक होगा ही तो जो है तनाव होगा। पॉजिटिव होने पर भी व्यक्ति को तनाव आ सकता है जीवन के घटनाओं से। जैसे विवाह होना तो है एक पॉजिटिव बात, बट बहुत लोग इससे डरते हैं, बहुत लोग इससे तनाव में भी रहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं जन्म, मरण। इस सब के सब मुख्य जीवन घटनाएं हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तीसरा चीज़ें क्या है? तीसरा है दैनिक समस्या या सूक्ष्म तनाव। दैनिक समस्या का मतलब होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जो छोटी छोटी कार्यों को जो है अवरुद्ध करने के लिए, या छोटे छोटे कार्यों को जो है पूर्ण न होने पर, या विरोधी विचारधारा वाले व्यक्ति आपको अगर मिल जाता है कहीं पे, तो उन सब से भी जो है व्यक्ति को तनाव पैदा होता है और यह स्रोत जो है दैनिक आपके उत्पन्न करने वाले तनाव होते हैं। ठीक है, तो यह दैनिक समस्या के कारण भी आपके जो है यह तनाव हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं गए और कहीं आपको ऐसे व्यक्ति मिल गया जिससे आपका बात नहीं बनता है, आपका विचार उसका विचार में मेल नहीं खाता है, तो वो जो कुछ बोलेगा आपको पसंद नहीं, आप जो बोलेंगे उसको पसंद नहीं, और इसके थ्रू जो है व्यक्ति को तनाव में भी चला जाता है। ऐसे बहुत सारे दैनिक समस्या होते हैं जो आपके डेली लाइफ में घटित होते हैं और उन सब से भी जो है क्या होता है, व्यक्ति तनाव में रहते हैं। तो यह सूक्ष्म होता है या दैनिक समस्या वाला होता है, तो ये तनाव पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे तीसरा जो है आप लोग के सामने में है दैनिक समस्या हो गया। देख लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे हो गया, इसमें 4 कॉन्फ्लिक्ट तनाव उत्पन्न करने वाले। अब हम लोग जानते हैं कि डेली बाय डेली जो तनाव पैदा करने वाला जो कारण हो सकता है उसमें 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के चीज़ें होता है। एक होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट आप लोग अंतर्द्वंद आगे देखेंगे। एक होता है अप्रोच, एक होता है एवोइडेंस, एक होता है अप्रोच एवोइडेंस, और एक होता है मल्टीपल अप्रोच एवोइडेंस। तो ये कुल 4 प्रकार के आपके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। कौन कौन? अप्रोच, एवोइडेंस, अप्रोच एवोइडेंस, मल्टीपल अप्रोच एवोइडेंस। और यह चारों व्यक्ति के दैनिक जीवन में उत्पन्न करने वाले तनाव कारक होते हैं। एंड चौथा है एम्बिएंट स्ट्रेस फैक्टर, परिवेशी तनाव कारक। परिवेशी तनाव कारक के मतलब होता है कि आसपास होने वाले घटित होने वाले घटनाओं से व्यक्ति को जो प्रभाव पड़ता है और उससे व्यक्ति जो चिंता ग्रसित होता है और तनाव होता है, वह परिवेश तनाव होता है। परिवेश मतलब होता है आसपास के वातावरण। तो जैसे शोरगुल होना, प्रदूषण होना, भीड़ भाड़, यातायात, ये सब हमारे आसपास होने वाला जो है घटना होता है और इससे व्यक्ति का जो है तनाव आता है, तो उसे हम लोग परिवेशिक तनाव कारक कहते हैं। मीन्स अपने आसपास के होने वाले तनाव को कारण बताते हैं। ठीक है, तो ये कुल 4 प्रकार याद रखिएगा। कौन कौन याद रखिएगा? तो दैनिक समस्या के कारण होने वाला उत्पन्न तनाव कारक। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखे हैं परिवेशक तनाव कारक। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखे हैं जिससे तनाव पैदा होता है। देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं बता देता हूँ मुख्य जीवन की घटनाएं। ठीक है, दैनिक समस्या और संकटकालीन, ये चारों स्रोत जो है व्यक्ति के जीवन में तनाव पैदा करता है। ठीक है।
चलिए ये चारों के चारों मैंने बता दिया। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि तनाव का वर्गीकरण कैसे करना है, स्ट्रेस का क्लासीफाई कैसे करना है। मेरे डियर, तनाव को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, मीन्स तनाव को अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। मुख्यतः आपको 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला है प्राकृतिक आधार पर, प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर यानी स्वभाव के आधार पर। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, बेसिस के आधार पर। और तीसरा आपका यहाँ पे है अवधि या लक्षणों के आधार पर। मात्र 3 चीज़ें याद रखना है, एक प्राकृतिक, ठीक है, एक प्रकृति के आधार पर, एक उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर तनाव मात्र 2 प्रकार के होता है। पहला तनाव होगा हमारा प्रकृति कैसा है, पॉजिटिव प्रकृति। सकारात्मक तनाव द्वारा व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि यह तनाव प्रेरक के रूप में व्यक्ति को उच्चतम प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करता है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर अगर कोई ऐसे चीज़ें हैं जो पॉजिटिव है, भले वो स्ट्रेस के रूप में है, तनाव के रूप में है, व्यक्ति उसको ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, लेकिन है वह क्या चीज़, पॉजिटिव, तो इससे व्यक्ति के जो है लक्ष्य के प्राप्ति करने में व्यक्ति को जो है एक प्रेरक के रूप में काम करता है। सीधा सीधा जानिए कि सकारात्मक जो तनाव होता है वह व्यक्ति के जीवन में एक प्रेरक का काम करता है और उसको आगे जो है एक उच्चतम प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करता है, मतलब अच्छा करने हेतु प्रेरित करता है। तो यह प्रकृति के आधार पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, जो व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। दूसरा है नकारात्मक तनाव, मीन्स निगेटिव स्ट्रेस। निगेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि यह तनाव जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसकी उत्पत्ति व्यक्ति द्वारा सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक, संगठनात्मक, भावनात्मक समस्याओं का सामना करने के दौरान होता है। पॉजिटिव वाला देखे हैं तो वहाँ पे व्यक्ति को प्रेरित करता है, बढ़िया है, वह व्यक्ति को जीवन में अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बट ये जो नकारात्मक जो तनाव है यह व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह जो है उत्पन्न होता है व्यक्ति के जो है जीवन में होने वाले घटनाओं से रिलेटेड जो है यह समस्या के कारण उत्पन्न होता है और इसे हम लोग नकारात्मक क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं, समझ गए। तो प्रकृति के आधार पर मात्र स्वभाव के आधार पर 2 प्रकार के, एक ऐसा स्वभाव जो नकारात्मक होगा जो स्वास्थ्य के लिए सही होगा, और दूसरा ऐसा जो नकारात्मक हो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो और साथ में यह जीवन में भी समस्याओं को जो है सामना करने के दौरान आता है, ठीक है। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, गोल के आधार पर। अब उद्देश्य कैसा होगा देख लीजिए। पहला है आनंद प्रदान करने वाला तनाव। आनंद प्रदान करने वाला तनाव का मतलब होता है वैसा तनाव जो व्यक्ति को सकारात्मक पे जो है काम करता हो, प्रेरक के रूप में काम करता हो और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, जिससे व्यक्ति के जीवन में आनंद की प्राप्ति होता हो और व्यक्ति को जो है कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता हो, साथ में परिस्थितियों के साथ अनुकूल रहने में सहायता प्रदान करता है। तो आनंद कब आता है, जब हमारा काम सब हमारे फेवर में होगा, हमारे अनुकूल होगा, हम बेहतरीन काम करेंगे, तब न जाके हमको आनंद मिलेगा उस काम में। तो यही कहता है लक्ष्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कि आनंद प्रदान करने वाला तनाव वैसा तनाव जो व्यक्ति को आनंद प्रदान करे, सुखमय जो है प्राप्त करवाए, ठीक है, प्रेरित करे व्यक्ति को बेहतर काम करने के लिए। तो इस सब के सब जो है व्यक्ति को प्लेजर देता है, हैप्पीनेस वाला स्ट्रेस होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जो है उद्देश्य के आधार पर देख रहे हैं। तो दूसरा है डिस्ट्रेस स्ट्रेस, मीन्स दुखद प्रदान करने वाला तनाव। ऐसा तनाव जो व्यक्ति के जीवन में छोटी छोटी समस्या जो है उत्पन्न करता हो और व्यक्ति जो है क्या करता हो कि उससे परेशान होता हो, वह जिंदगी में व्यक्ति को जो है सामंजस्य में जो है सामना करने के योग्यता नहीं देता है और इससे व्यक्ति को दुख होता है। और दुख जो होता है तो दुख से व्यक्ति को जो तनाव आएगा वह दुख प्रदान करने वाला तनाव होगा, समझ गए। इसकी यह व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाला प्रेरक काम करता है। इसकी उत्पत्ति परिस्थितियों के अनुसार होती है, जब व्यक्ति की आवश्यकता उसकी असमर्था और योग्यता से अधिक हो जाता है। मीन्स कमाने का है 2 रुपया और खर्चा कर रहे हैं 4 रुपया, मतलब औकात से ज़्यादा मेरा आवश्यकता हो गया, तो यह कहीं ना कहीं हमारा तनाव पैदा ही करेगा और इस प्रकार से व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता ह्रास होता है, जिससे व्यक्ति जो है दुख महसूस करता है और तनाव में रहता है। तो यह दुख प्रदान करने वाला तनाव हो गया, उद्देश्य के आधार पर हुआ, ठीक है। तीसरा है अवधि या लक्षणों के आधार पर। अवधि या लक्षणों के आधार पर का मतलब होता है कि इसमें कितने देर का कौन कौन से अवधि का लक्षण होता है। तो एक्यूट मतलब न्यून अवधि तीव्र तनाव। एक्यूट स्ट्रेस का मतलब होता है
कि वैसा तनाव जो व्यक्ति के अंदर अचानक से और थोड़ा देर के लिए रहने वाला होता है। जैसे इससे होगा ये कि सिर दर्द होगा, पेट में गड़बड़ी आएगा, चक्कर आएगा, उच्च रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो यह तनाव व्यक्ति के जो है शारीरिक लक्षण भी बताता है कि जैसे अगर किसी को एक्यूट स्ट्रेस है तो उसमें सिर दर्द, आमाशय, पेट में गड़बड़ी, चक्कर आना, उच्च रक्तचाप होना, यह लक्षण दिखाता है। ठीक है। और अवधि की बात करेगा तो यह निम्न अवधि वाला तनाव होता है। ठीक है। तो अवधि और लक्षण साथ में देखते चल रहे हैं। दूसरा है देख लीजिए फोर्ट्यूटियस स्ट्रेस, फोर्ट्यूटस स्ट्रेस, संयोगिक तनाव। संयोगिक तनाव का मतलब होता है कि यह अधिकांशतः उन लोगों में देखे जाते हैं जो अकारण या अवास्तविक मांगों का निर्माण कर उन्हें पूरा करने हेतु अपने जीवन में अत्यधिक तनाव पैदा कर लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार के व्यक्ति अधिकांशतः प्रतिस्पर्धी, उत्तेजक, विरोधी होते हैं। इसके लक्षण दीर्घ अवधीय अवसाद, चिंता विकार, भावनात्मक तनाव, लघु शारीरिक विकार, हृदय विकार आदि होते हैं। संयोगिक तनाव का मतलब होता है कि जैसे व्यक्ति औकात नहीं है लेकिन काम ठान लिए है कि हम इस काम को पूरा कर लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि मेरा औकात ये काम करने के लायक नहीं है, फिर भी हम वो जो है अपने औकात से ज़्यादा उस काम को हम रिस्क ले लिए हैं कि नहीं हम करके दे देंगे। लेकिन जब वो काम नहीं होगा, चूँकि हमारा जो औकात है कम का है, लेकिन हम वो रिस्क ले लिए हैं, लेकिन वो रिस्क लेने के बाद भी काम नहीं हुआ। अब वह काम नहीं हुआ तो उससे व्यक्ति के अंदर जो है क्या होता है, जो तनाव का निर्माण होता है वह एक संयोगिक तनाव होता है। संयोगिक मतलब संयोजित, पहले से हम ऐसा ही कुछ ऐसा स्टेप उठा रहे हैं जो हमारे क्या होता है, संयोग बनता है तनाव होने का। समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए, जिससे होता है कि व्यक्ति में चिंता विकार उत्पन्न होता है, गहरा डिप्रेशन में व्यक्ति जाता है, और साथ में हृदय का प्रॉब्लम होता है, शारीरिक समस्या आता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का जो है यह तनाव संयोगिक तनाव कहलाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने ज़रूरतों से ज़्यादा जो है क्या करता है, अत्यधिक जो है अपने चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करता है, अपने ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है, और इसके फलस्वरूप व्यक्ति जो है अपने औकात से ज़्यादा जो है बोझ उठाने के बाद अगर वह बोझ नहीं उठ पाता है तो फिर जाके यह संयोगिक तनाव में आ जाता है, और यह लक्षण पैदा करता है चिंता विकार, भावनात्मक तनाव, लघु विकार, हृदय, इस सब का जो है आपके साथ में डिप्रेशन का लक्षण भी दिखाता है। तो यह संयोगिक तनाव हो गया। ठीक है। चलिए, तीसरा देखिएगा दीर्घ अवधीय तनाव। दीर्घ अवधीय तनाव का मतलब होता है कि यह तनाव व्यक्ति के लिए खतरनाक और रोग कारक होते हैं। इसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से असमान हो जाता है। यह तनाव व्यक्ति को दीर्घ अवधि तक तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों के संपर्क में रहने के कारण होता है। उदाहरण के लिए असुखी विवाह, नौकरी न मिलना, गरीबी, दीर्घ अवधि रोग, संबंधों में बिखराव, पारिवारिक समस्या। अब होता यह है कि दीर्घ अवधि का तनाव ऐसा तनाव होता है जो व्यक्ति के पास लंबे समय तक बना रहता है, और यह व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक और जो है यह डेंजरस होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कठिनाइयां आता है, जैसे असुखी विवाह, नौकरी न मिलना, गरीबी, दीर्घावधि रोग के कारण हो सकता है, संबंधों में बिखराव भी इन सब का कारण हो सकता है। और व्यक्ति अगर अत्यधिक दीर्घ अवधि के तनाव में रहता है तो व्यक्ति मनोरोग से ग्रसित हो जाता है। तो इस प्रकार से अवधि या लक्षण के आधार पर मैंने 3 प्रकार से देखा, एक्यूट वाला, ठीक है, फोर्ट्यूस वाला, और अब देख रहे हैं क्रॉनिक वाला। ठीक है, तीनों देख लिए। चलिए, तो अगर आपसे तनाव के वर्गीकरण पूछे तो लिखिएगा तनाव को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्गीकरण जो है वह है नेचर के आधार पर, मतलब स्वभाव के आधार पर। दूसरा जो है हमारा प्रकृति के आधार, नेचर के आधार पर हो गया। दूसरा है हमारा उद्देश्य के आधार पर, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर। एंड तीसरा है हमारा अवधि के आधार पर या लक्षण के आधार पर। ठीक है, पहला है उसमें थोड़ा देर के लिए लक्षण होता है, छोट मोट लक्षण होता है, और वह चला जाता है जो एक्यूट वाला होता है। बीच वाला होता है जो संयोगिक होता है, जो अपने मन से हम इतना ना ज़्यादा बोझ ले लेते हैं और वह बोझ हमसे नहीं चल पाता है, और उस बोझ के कारण जो है हमें जो तनाव उत्पन्न होता है वह संयोगिक होता है। एंड तीसरा जो होता है यह व्यक्ति के जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, जो व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक बना हुआ रहता है तनाव, और इस प्रकार के तनाव व्यक्ति को मनोरोग से ग्रसित कर देता है। ठीक है, तो यही 3 आप लोग तनाव के वर्गीकरण में लिख दीजिएगा। ओके, चलिए
यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, जिन लोगों को देखना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गोल, एंड तीसरा है बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड सिम्टम्स। तीनों याद रखिएगा। चलिए, अगर किन्हीं को नहीं समझ में आए तो बस तनाव के वर्गीकरण में तीनों बेसिस याद रखिए और सब में कौन कौन से प्रकार हैं वो याद रखिए, लिख दीजिए, वही काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर ज़्यादा नहीं चीज़ें लिख पा रहे तो समझ गए। चलिए, ये हो गया। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई ठीक है, तनाव तो हमें आ जाता है, हमें ज़िंदगी में तनाव जो है प्रतिदिन भी आ सकता है, लंबे समय तक भी चल सकता है, या थोड़ी देर में भी ख़त्म हो सकता है, या फिर हमें अपने ना खुद के इतना ना ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, किसी भी चीज़ का रिस्क ले रहे हैं जिसके कारण भी तनाव आता है, तो यह कहीं ना कहीं हमें तनाव उत्पन्न करता है। तो अब इस तनाव को हम कैसे काबू पाएंगे, वह उपाय लिखना है। आपसे पूछेगा कि तनाव को दूर करने का उपाय बताए या तनाव पर काबू पाने का उपाय बताए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तनाव को कम करने का या तनाव पर काबू पाने का निम्नलिखित तरीके हैं, निम्नलिखित युक्तियां हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला है ध्यान लगाकर एकाग्र होकर काम करना चाहिए। अगर आप तनाव में रह रहे हैं तो आप जो भी जो है काम करते हैं या जहाँ भी हैं तो वहाँ पर ध्यान लगाकर या एकाग्र होकर मेडिटेशन के रूप में काम करें। यह आपके मेडिटेशन मतलब तनाव दूर करने में मेडिटेशन बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, मतलब ध्यान लगाना और एकाग्र होना, ठीक है। पूर्ण सचेत होकर माइंडफुलनेस मतलब माइंड को बिल्कुल जो है सचेत करिए, कॉन्स्टेंट करिए, तो जाके आप तनाव से दूर होंगे, एक चीज़ों से ध्यान भटकेगा नहीं, ठीक है। उपाय हेतु गंभीर सामंजस्य, अगर आप चाहते हैं संगीत सामंजस्य कि हमें किसी भी तनाव से जो है काबू पाना है, तनाव से निकलना है, तो आप संगीत सुनिए और संगीत को बेहतर तरीके से सामंजस्य के साथ में सुनिए, तो ज़रूर जो है तनाव आपके कम होंगे। साथ में योग निद्रा, योगासन करें जिससे तनाव कम हो सकता है। ललित साहित्य पढ़ना मतलब पेपर लेटर वगैरह पढ़े ताकि ध्यान भटकेगा, ठीक है, और स्ट्रेस कम होगा। प्रार्थना करें, प्रेयर करें। अगर आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर से ध्यान भटकता है और व्यक्ति का मन शांत होता है, ठीक है। विश्राम तकनीक, रिलैक्सन टेक्निक्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तनाव आ रहा है, बार बार चिंता आप सोच रहे हैं किसी चीज़ के प्रति, तो आप जो है विश्राम कीजिए, रिलैक्स रहिए, यह तकनीक बहुत ही अच्छा है। ह्यूमर मतलब हास्य क्रियाएँ, कुछ ऐसा काम करें जिससे हंसी आए, वैसा काम करना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज करिए और अपने आप को व्यस्त रखिए। प्राकृतिक वातावरण में समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण के साथ माइंड हमारा सामंजस्य बैठाने से माइंड शांत होता है। एंड 11 है प्राकृतिक औषधियों का उपयोग, ऐसे औषधियों का उपयोग करें जो नेचुरल रूप में उपलब्ध हो, जो शरीर के लिए ज़्यादा नुकसानदायक न हो। नेक्स्ट है 12 नंबर समय का प्रबंध, टाइम मैनेजमेंट का जो है ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं देते हैं तो इससे भी व्यक्ति के अंदर जो है तनाव पैदा होता है, ठीक है। योजना व निर्णय करना या योजना बनाना या निर्णय करना, यह भी एक महत्वपूर्ण जो है आपके तनाव पर काबू पाने का एक उपाय है। नेक्स्ट है द्वंद्व समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, अगर आप द्वंद्व को समझा लेते हैं, मतलब एक ही समय में दो तरह के जो मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, अगर उसका आप समाधान निकाल लेते हैं तो तनाव जो है बहुत हद तक कम जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक क्रियाएं, कुछ ऐसा काम करें जो सोशल एक्टिविस्ट हो, और ऐसे में अगर आप सामाजिक कार्य करेंगे तो आप समाज के लोगों के साथ ज़्यादातर रहेंगे, तो आपका जो है ध्यान क्या होगा, भटकेगा। तो यह सब के सब जो है तनाव का पर काबू पाने का एक उपाय है जो मैं आपको बता दिया। आप लोग जितना हो सके एग्ज़ाम में अच्छे से बेहतर ढंग से लिखिएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ध्यान लगाकर एकाग्र होकर आप टेंशन को कम कर सकते हैं, पूर्ण सचेत होकर जो है उपाय हेतु संगीत का सामंजस्य कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, साहित्य पेपर वगैरह आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रार्थना करना, विश्राम तकनीक करना, हास्य क्रियाएं, शारीरिक व्यायाम, प्राकृतिक वातावरण में समय व्यतीत करना, ठीक है, प्राकृतिक औषधियों का उपयोग करना, समय प्रबंध, योजना का निर्णय और योजना बनाना, यह सब के सब जो है हमारे तनाव पर काबू पाने का एक उपाय है। द्वंद्व का समाधान और सामाजिक क्रियाएं, ये सब अगर आप करेंगे तो आपको तनाव जो है बिल्कुल ही कम हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पे तनाव से रिलेटेड तीनों क्वेश्चन, तनाव क्या होता है, तनाव का क्या रिसोर्सेज है, ये भी मैंने बता दिया, तनाव का वर्गीकरण मैंने बता दिया, साथ में तनाव पर कैसे काबू पा सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपसे स्ट्रेस के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे, तनाव के बारे में, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं
होगा। ठीक है, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी धीरे धीरे आपका सब चीज़ जो है nursingyan.com पर जो है आपको मिलते रहेंगे। तो nursingyan.com पर आप लोग जाइए गूगल पर और सर्च मार के जो भी चीज़ें अभी तक अपलोड हुआ है उसको ज़रूर पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।